हिस्ट्री एक मामले में सबसे खास है और इसीलिए हमें हिस्ट्री पढ़ने पर ज्यादा फोकस करना चाहिए कि यह हमें बताता है पास्ट ऑफ द प्रेजेंट, मतलब वर्तमान के अतीत के बारे में बताता है। 005 बोलता है कि अभी तक जो हमें नॉलेज दी गई उसमें यह रहा है कि स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है वो हमारी जो व्यवहारिक या सामाजिक जीवन है उसमें उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। मतलब हम क्लास में जो पढ़ रहे हैं हमारी लाइफ में उसका यूज नहीं है। हेलो एवरीवन, दोस्तों आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की, आप एसएससी के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं या बैंकिंग या आरओ एग्जाम के लिए, लेकिन हमेशा जब भी आप तैयारी शुरू करते हैं आपके मन में एक प्रश्न होता है कि शुरू कहां से करें, और इसका एक कॉमन सा उत्तर आपको मिलता है कि आप अपनी शुरुआत एनसीईआरटी से करो। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि एनसीईआरटी आखिर ऐसा क्या चेंज लाने वाला है हमारी प्रिपरेशन में जिससे कि लोग हमें हमेशा इसके लिए रिकमेंड करते हैं कि हमें शुरुआत यहीं से करना चाहिए। और कई बार तो विद्यार्थियों में देखा गया है कि जब वो एनसीईआरटी से शुरू भी कर देते हैं तो वो उसे अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में कंसीडर नहीं करते। वे अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट तब मानते हैं जब वो स्टैंडर्ड बुक पर पहुंच जाते हैं। यहां मैं आपको पहली बात क्लियर करना चाहूंगा कि जिस दिन आपने एनसीईआरटी से अपनी शुरुआत कर दी, अब चाहे वो 1 महीने में कंप्लीट करें या 6 महीने में, आपकी प्रिपरेशन वहीं शुरू हो गई। क्योंकि एनसीईआरटी आपको कुछ ऐसी फाउंडेशनल नॉलेज देता है जो आपकी आगे आने वाली प्रिपरेशन के लिए एक बहुत ही मजबूत आधार तैयार करती है। अब बात आती है कि जब हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, इतनी इंपॉर्टेंट है, तो आखिर इसको पढ़ने का सही तरीका क्या हो, और आखिर ये न्यू एनसीईआरटी जिसकी हम हर समय चर्चा सुन रहे हैं ये आखिर इतनी खास क्यों है। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी इस जो लेक्चर है इसकी शुरुआत ही हम कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज के रूप में, जिसमें कि हम सबसे पहले आपको 6 to 12 एनसीईआरटी चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे, जिससे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, साथ ही साथ आप अपने एग्जामिनेशन की के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन कुछ हद तक हो पाए। तो दोस्तों आशा करता हूं ये यात्रा काफी मनोरंजक और रोमांचक होगी। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी के साथ हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसका चेहरा तो देख लें। जी हाँ, ये है आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी, आवर पास्ट, हमारे अतीत। नाम को ध्यान में रखिएगा, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे कि आखिर इसका नाम हमारे अतीत क्यों है, अतीत क्यों नहीं है, या मेरा अतीत क्यों नहीं है, या इसका कुछ और भी मीनिंग हो सकता है कि नहीं, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमारा तरीका रहा है वो ये रहा है कि हम दूसरों से अलग और आपकी समझ के स्तर पर उतरकर पढ़ाने पर विश्वास रखते हैं या समझने पर विश्वास रखते हैं। जनरली आपने एक ट्रेंड देखा होगा, जब भी एनसीईआरटी की शुरुआत होती है लोग पहले चैप्टर से शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर से। आपको ये मैं बता दूं, इस एनसीईआरटी में जैसा आप देख रहे हैं यहां पर सूची में टोटल 11 चैप्टर्स हैं, और इसमें जो पहला चैप्टर है आपका वो है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, कब, क्या, कहां और कैसे। जनरली जो ट्रेंड है वो ये कहता है कि हमें सीधे पहले चैप्टर से शुरू कर देना चाहिए, लेकिन एक चीज मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि जब भी किसी बुक को पढ़ें तो उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को या फॉरवर्ड पार्ट को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि तभी आप उस बुक के रियल ऑब्जेक्टिव को समझ पाएंगे। इसलिए आज का जो ये लेक्चर है मैं उसी इंट्रोडक्टरी पार्ट पे ही फोकस करूंगा, जिससे मैं पहली बार में ये आपको समझाना चाहता हूं कि आखिर जब आप इस बुक को पढ़ रहे हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों इस नई एनसीईआरटी को लाया गया, और आखिर ओल्ड एनसीईआरटी से अलग आप इसमें क्या सीखने वाले हैं। तो आई होप आप तैयार हैं। बिल्कुल, आपके फोकस को देख के मैं समझ सकता हूं कि आप बिल्कुल रेडी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है वो इतनी खास क्यों है, ये मन में क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इसी का आंसर करते हैं। देखिए, जब ये क्लास 6 की एनसीईआरटी आप देखेंगे तो इसके फॉरवर्ड में या इंट्रोडक्टरी पार्ट में या जहां इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर किया गया है वहां बोला गया है, पहली चीज उसने सबसे पहले नाम लिया है एनसीएफ 205। एनसीएफ का मतलब है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, हिंदी में आप इसे कहेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। एनसीईआरटी ने सबसे पहले इसी का रेफरेंस दिया। तो आखिर ये एनसीएफ 2005 क्या कहता है, इसको जरा समझते हैं। एनसीएफ 2005 बोलता है कि अभी तक जो हमें नॉलेज दी गई उसमें यह रहा है कि स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है वो हमारी जो व्यवहारिक या सामाजिक जीवन है उसमें उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। मतलब हम क्लास में जो पढ़ रहे हैं हमारी लाइफ में उसका यूज नहीं है। दूसरी बात यह कह रहा है कि हर जानकारी को रटा देने का जो विरोध,
मतलब अभी तक हमारे यहां एक ही चीज मानी गई है कि किताब को पढ़ने का मतलब है फैक्ट को रटना। तो इस चीज को एनसीएफ 2005 खारिज करने की बात करता है। वो कहता है कि हमें ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए जो बच्चे को क्लास में जब दी जा रही है तो उसका वो यूज अपनी रियल लाइफ में कर पाए। दूसरी बात ये कह रहा है कि बच्चे को केवल जानकारी रटा देना ये सफिशिएंट नहीं है, बल्कि वो यहां पर नीचे क्लियर करता है कि अगर हम बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट दें, उसे अच्छी तरह से चीजों को एनालाइज करना सिखाएं, तो ज्ञान उसे असली प्राप्त तब होगा। मींस ज्ञान वही है जिसको प्राप्त करने के बाद जो भी बच्चा उसे पढ़ रहा है वो उसके आधार पे अपने नए ज्ञान का सृजन कर पाए, मतलब खुद से सोच पाए। तो एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव यही क्लियर हो जाता है। ये आपको ओरिएंटेशन देता है, ये आपको बताता है कि किताब को सिर्फ फैक्ट के रूप में मत देखिए, बुक को केवल तथ्यों का संग्रह मत मानिए। आप इस तरह से बुक को पढ़िए, या बुक को इस तरह से डिजाइन होना चाहिए जिसको पढ़ने के बाद आप अपनी सोच में परिवर्तन महसूस करें। और यहीं पे आपकी ये न्यू एनसीईआरटी दूसरी किसी किताबों से अलग हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये आपको बनाता है सोचने वाला प्राणी, मींस अ थिंकिंग क्रिएचर। तो क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो ये किताब बहुत खास है। और कहीं ना कहीं एक लाइन जो मैं हमेशा कहता हूं कि एजुकेशन इज नॉट ऑल अबाउट लर्निंग फैक्ट्स, इट इज ट्रेनिंग ऑफ माइंड हाउ टू थिंक। मतलब सच्चा ज्ञान वही है जो केवल आपको तथ्य का संग्रह करना ना सिखाए, बल्कि आपके दिमाग को इस तरह से ट्रेन करे कि मुसीबत पड़ने पर या आवश्यकता पड़ने पर वो दिमाग आपकी मदद के लिए आगे आता है। तो इस तरह से न्यू एनसीईआरटी हमें सोचने वाला प्राणी बनाती है, और यही इसकी खासियत है। अब इंट्रोडक्शन के पार्ट में ही एक दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट इशू को डील किया गया है। वो इशू क्या है? वो इशू है व्हाई स्टडी हिस्ट्री। हम इतिहास को क्यों पढ़ें? तो क्या आप में से मुझे कोई आंसर कर सकता है कि हम इतिहास को क्यों पढ़ें? एनीबॉडी? अगर आपको लगता है कोई आंसर जो आप एक सेटिस्फैक्टरी वे में मुझे दे सकते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। और डेफिनेटली आपके कमेंट में जो भी मैसेजेस आएंगे उसका मैं लिटरली आपको डायरेक्ट रिस्पॉन्स करूंगा उसके संदर्भ में। तो मैं उम्मीद करता हूं क्लास के बाद मुझे वो कमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों, जब बात आती है कि व्हाई स्टडी हिस्ट्री, इतिहास हम क्यों पढ़े, तो इसकी सबसे पहली शुरुआत कहां से होती है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब आपको मैंने ये 6 की एनसीईआरटी दिखाई थी तो यहां पे आप देखेंगे इतिहास की है हमारे अतीत आवर पास्ट, ये जो है किताब का नाम है। और यहां छोटा सा लिखा हुआ है सामाजिक विज्ञान, मींस सोशल साइंस। तो यहां पर एक बात सबसे पहली क्लियर है, जब हम उत्तर लें कि आखिर हम इतिहास को क्यों पढ़ें, तो यहां पे पहली बात ये कही गई है इस किताब के इंट्रोडक्टरी पार्ट में कि हिस्ट्री इज द पार्ट ऑफ अ बिगर ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट नोन एज सोशल साइंस। मतलब इतिहास कुछ और विषयों के साथ सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान का हिस्सा है। मतलब हिस्ट्री सोशल साइंस का हिस्सा है। कुछ और विषय मतलब कौन? जैसे ज्योग्राफी, जैसे आपका इकोनॉमिक्स, जैसे आपकी पॉलिटी, भूगोल, अर्थव्यवस्था या राजव्यवस्था, ये सब्जेक्ट। तो मींस आप यहां एक चीज क्लियर कर पाए कि एक्चुअली हमारा जो इतिहास सब्जेक्ट है वो सोशल साइंस का हिस्सा है। सोशल साइंस जो हमें ये समझाता है कि आखिर हमारा समाज कैसे काम करता है, मतलब जो हमें समाज की कार्य प्रणाली को समझाने में मदद करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सोशल साइंस। और इसी क्रम में इसमें कई सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, चाहे वो ज्योग्राफी की बात करें, चाहे इकोनॉमिक्स की बात करें, चाहे पॉलिटी की बात करें, या फिर चाहे हिस्ट्री की बात करें। लेकिन यहां पे अंडरलाइन खास तौर से किया गया, और ये आपके लिए बहुत ध्यान देने वाली बात है कि इसमें कहा गया है कि जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे पॉलिटी हो, वो हमें वर्तमान की दुनिया, मतलब प्रेजेंट वर्ल्ड के बारे में बताते हैं। बट ऑब्वियस है भाई, आज की ज्योग्राफी क्या है, आज का इकोनॉमिक्स क्या है, आज का पॉलिटी क्या है, इस समय के बारे में बताते हैं। लेकिन हिस्ट्री एक मामले में सबसे खास है, और इसीलिए हमें हिस्ट्री पढ़ने पर ज्यादा फोकस करना चाहिए कि यह हमें बताता है पास्ट ऑफ द प्रेजेंट, मतलब वर्तमान के अतीत के बारे में बताता है। मतलब जब आज राज व्यवस्था की आप बात करें, पॉलिटी की बात करें, तो हमें बताता है कि पहली बार किंगशिप कब आई थी, कैसे किंगशिप का उदय हुआ, कैसे राज व्यवस्था स्थापित हुई, कैसे प्रशासन स्थापित हुआ, कैसे अर्थव्यवस्था धीरे धीरे डेवलप हुई। वो जानकारी जो हमें देता है वो खास हिस्ट्री देता है। तो ये है बाउंसर, पहला बाउंसर, कि बाकी सब्जेक्ट हमें क्या करते हैं? हमें केवल और केवल प्रेजेंट की जानकारी देते हैं, जबकि हिस्ट्री उन प्रेजेंट की
पास्ट की जानकारी देता है। दैट्स व्हाई वी प्राउडली से हिस्ट्री इज अ मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। इतिहास सभी विषयों की जननी है। तो जिसने इतिहास नहीं पढ़ा उसने अपने जीवन में कुछ भी नहीं पढ़ा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो बात आती है कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, ये बात आपको क्लियर हुई। अब इतिहास हमें क्या देता है? जानकारी देता है। अब आप खुद सोचिए, एक छोटी सी बात मैं आपसे करता हूं कि जब आप इसे पढ़ना शुरू करते हैं तो देखेंगे, मैं आपको साथ साथ दिखाता भी जाऊंगा ताकि आपके पास अगर ये बुक है तो आप साथ साथ इसे करते भी जाएं। इसीलिए मैंने इसे रियल मोड में रखा है, किसी तरह की पीपीटी नहीं है, किसी तरह से कोई इस तरह का ओरिएंटेशन मैंने लेक्चर अलग से प्रिपेयर नहीं किया है। मैं क्योंकि आपको रियल टाइम अपने साथ चाहता हूं कि जुड़े, तो मैंने बुक अपने हाथ में ले रखी है। आप देखेंगे मैं आपके साथ साथ करके चलता हूं। देखिए, इतनी बात इसने कहा कि भाई ये हमें वर्तमान के अतीत के बारे में बता रहा है। फिर इसने आगे कहा कि हम जिस समाज में रहते हैं, जैसे आज आप इस समाज में रह रहे हैं तो आपको इसकी आदत पड़ गई है। आप अभी जरा सा भूख लगे, आप जाएंगे, गैस ऑन करेंगे, फटाफट खाना बनाएंगे। आपको जरा सा मूड हुआ किसी मम्मी पापा से मिलने के लिए, आपने तुरंत ट्रेन पकड़ी, घर पहुंच गए। आपको जरा सा लगा कि नहीं मुझे किसी खास से बात करनी है, तो आपने तुरंत रात में फोन मिला दिया, बात कर रहे हैं, मैसेजिंग कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं। तो हमें समाज की जो हमारा परिवेश है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, हमें इसकी आदत पड़ चुकी है। और आदत पड़ जाने के कारण हमें लगता है सब कुछ हमेशा ऐसे था। लेकिन जरा सोचिए, जब हमने आग तक की खोज नहीं की थी, जरा सोचिए जब हमारे पास कहीं आने जाने का कोई साधन नहीं था, तब दुनिया कैसे रही होगी। तो ये हमें जो बताता है वो कौन बताता है? इतिहास। जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि एक दूसरी दुनिया ही, मतलब जो दुनिया आज है, आप सोचिए कि जब आग की खोज नहीं होगी, जब पहिए का आविष्कार नहीं हुआ होगा, तो लाइफ कैसी थी। तो मतलब हमें बिल्कुल एकदम शुरुआत में लेके जाता है, हमारे जो मानव सभ्यता है उसकी बिल्कुल शुरुआत में। तो इन दिस वे दूसरी मेजर पॉइंट जब हम इतिहास के पढ़ें वो ये है कि ये एक रोमांचक यात्रा है जो हमें हमारे अतीत से मिला रही है। दोस्तों, अब आप कंधे झटक के बिल्कुल ऐसे करके आप कह सकते हो कि अरे भाई कुछ भी हुआ हो, आज से इसका क्या लेना देना। आज हमारा जो लाइफ है, हम तो मस्ती से जी रहे हैं, मस्ती से घूम रहे हैं, मस्ती से बातें कर रहे हैं, आज से इसका क्या लेना देना। जो हो गया सो हो गया। इसी पर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई इतिहास पढ़ने से क्या फायदा, बाबर जब अटैक किया होगा तब किया होगा, अकबर ने जब जन्म लिया होगा तब लिया होगा, हमें उससे क्या लेना देना। तो यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आप ये यात्रा करते हैं, शुरू से देखते हैं कि हमारे लोग कैसे उन्होंने शुरुआत की, तो आप उस माइंडसेट को भी समझ पाएंगे, उस सोच को भी समझ पाएंगे जिसका प्रयोग करके उन्होंने अपने आप को इतना डेवलप कर दिया कि आज हम यहां खड़े हैं आपके सामने। और देखिए, लाखों लाख लोगों की भीड़ मुझे सुन रही है, जबकि मैं आपके सामने बिल्कुल नहीं। इस टेक्नोलॉजी तक हम पहुंच गए हैं। और जबकि आज से हजारों लाखों साल पहले अगर मुझे आप तक पहुंचना होता तो मैं अपनी पूरी जिंदगी लगा देता, लेकिन इतने लोगों तक नहीं पहुंच सकता था। तो आखिर इस पूरी यात्रा के बीच जो लोगों के मन में विचार आए, जिसने उनको नए आविष्कार करने के लिए प्रेरित किया, जो उनने कठिनाइयां झेली, जब हम इसकी जानकारी करेंगे तब वो हमें प्रेरित करेगा कि आज जो हम हैं इससे भी कहीं आगे जा सकते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इतिहास अतीत के साथ एक संवाद है जो हमें बेहतर भविष्य के लिए तैयार करता है। यह दूसरा सबसे बड़ा महत्व है। क्या आप इस महत्व को समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो लाइक का बटन नीचे दबाइए फटाफट। जी हां। अब दूसरी बात आती है दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा महत्व है इतिहास पढ़ने का कि ये हमें कुछ खास तरीके का, एक तरह का कह सकते हो कि आपके अंदर कुछ खास तरीके की योग्यता और कौशल भी विकसित करता है। अब आप कहोगे कि ये कैसी योग्यता और कैसा कौशल विकसित करता है? तो देखिए, मैं बुक के लाइन को ही आपके सामने रख रहा हूं। ये कहता है कि ये केवल हमें अतीत को नहीं समझाता, ये हमें कौशल विकसित करता है। तो कौशल कैसा? ये हमें बताता है कि हम उन लोगों की लाइफ को समझें जो हमसे बिल्कुल अलग थे बहुत पहले, और उनको समझने के क्रम में हमें कुछ खास तरीके की चीजें सीखनी पड़ती हैं। क्योंकि अगर हमें मान लो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज या पुरातात्विक स्रोतों को समझना है तो उसके लिए खास तरीके का ज्ञान हमें होना चाहिए। अगर हमें उनकी लिपि पढ़नी है, स्क्रिप्ट पढ़नी है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ नॉलेज होना चाहिए। और जब हम पे वो नॉलेज होगा तभी हम उन्हें अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो इसी क्रम में जब हम उनको समझने के लिए आगे जाते हैं तो हमें कई तरह की योग्यताएं भी डेवलप हो जाती हैं। तो इतिहास एक तरह से हमें योग्यताएं भी डेवलप करता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट व्हाई वी शुड स्टडी हिस्ट्री। बातें तो इससे आगे बहुत है, लेकिन क्योंकि हम लोग हिस्ट्री क्लास 6 की ही एड्रेस कर रहे हैं, इसलिए जो क्लास 6 की एनसीईआरटी जहां पर आपको रोकती है, मैं भी आपको वहीं पे रोक रहा हूं।
तो आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप इसका ये इंट्रोडक्टरी सेगमेंट बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो हमने अभी तक क्या सीखा? इसने सबसे पहले एनसीएफ 2005 को एड्रेस किया और बताया कि उसकी सोच क्या है और हम उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। दूसरी बात इसने बताई कि आखिर हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। अब सोचिए दोस्तों, इतनी बेहतर किताब लिखी जा रही है और आपके सम्मुख 2005 से पहले से आ चुकी है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें किन लोगों का योगदान है, क्योंकि जब भी कोई इतनी खास चीज आती है उसमें किस तरह के लोगों का योगदान है वो भी उसे और बेहतर बना देता है। सबसे पहले इसमें नाम आता है प्रोफेसर हरि वासुदेवन का, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं। प्रोफेसर नीलाद्री भट्टाचार्य, जेएनयू, जवाहरलाल नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली। रोमिला थापर, इनको तो कोई ना जानता हो, ऐसा हो नहीं सकता, बहुत बड़ी स्कॉलर हैं। उमा चक्रवर्ती, उपिंदर सिंह, बीडी चट्टोपाध्याय, ऐसे स्कॉलर, नंबर ऑफ स्कॉलर, सभी के नाम मैं यहां नहीं ले सकता, कुमकुम राय एंड ऑल। तो वो सारे लोगों का जबरदस्त तरीके से इसमें कंट्रीब्यूशन है। तो एक तरह से वो पूरी तरह से चाहते हैं कि आप इस बुक को केवल पढ़ें ना, रीड करें, फील करें और सोचें, और सोचने वाले प्राणी के रूप में इसके कोर कॉन्सेप्ट को कैचअप करें। बात को समझ रहे हैं? अब एक लास्ट पॉइंट हम लेंगे और उसी के साथ ये इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारा कंप्लीट होगा, एंड देन नेक्स्ट लेक्चर से हम एक एक करके वो 11 चैप्टर्स आपके सामने रखेंगे। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट ये क्या कहता है कि इस किताब में विशेष क्या है, आखिर इस बुक में स्पेशल क्या, तीसरा पॉइंट और लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो ये कहता है इसमें विशेष क्या है, तो ये कहता है कि जो ये किताब है इसमें तुम केवल राजा रानियों की कहानी नहीं पढ़ोगे। पहले क्या होता था हमारी हिस्ट्री में, राजा रानियों की कहानी को ही एक्चुअल हिस्ट्री बता दिया जाता था। अकबर कब गद्दी पे आया, बाबर कब गद्दी पे आया, उसी की कहानी को मान लिया गया कि यही गद्दी पे आया, सारा चेंज इसी के अकॉर्डिंग हो रहा है और जो यहां पर लिखा है वही पूरे भारत के लिए सच है, और इसी आधार पर हमने उन्हीं के इतिहास को भारत का इतिहास बता दिया। लेकिन जरा आप सोचिए, अगर आज के वर्तमान समय में आप ले लें मुकेश अंबानी को और एक कॉमन मैन जो कि गांव में रह रहा है, एक किसान, अब आज से 2000 साल बाद मुकेश अंबानी का लिखा हुआ कोई लिटरेचर या मुकेश अंबानी पर बेस्ड कोई लिटरेचर किसी को मिले और वो ये अंदाजा लगाने लगे कि 2000 साल पहले लोग ऐसे रहते थे, तो क्या वो सही होगा? क्या वो एक किसान, एक आर्टिस्ट, एक सिंगर या एक लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के पीपल के ऊपर लागू हो पाएगा? नहीं होगा ना। तो आप भी तो यही कर रहे हैं, आप राजाओं के इतिहास को पढ़कर उसे भारत का इतिहास बताते हैं। तो इस नई एनसीईआरटी में इस कमी को भी दूर किया गया है। इसमें कहा गया है कि आप केवल राजा रानी का इतिहास नहीं पढ़ेंगे, नो 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 नो। तो आप क्या पढ़ेंगे? तो आप इसमें पढ़ेंगे शिकारियों, मतलब किसानों का, किसान किस तरह रहते थे, उनका क्या वो था, कैसे भारत में कृषि अधिशेष आया, एग्रीकल्चरल सरप्लस आया, कैसे उसने बाकी चेंजेस को रेगुलेट किया। शिकारियों का इतिहास, कैसे आपने यहां पर देखा कि उनका एग्जिस्टेंस हुआ, कैसे उनका डेवलपमेंट हुआ। आग, फायर, लोहे का आविष्कार, बहुत इंपॉर्टेंट आविष्कार है ये इन्वेंशन, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ गेहूं, धान, गांव शहर कैसे बने, तीर्थ यात्रियों, संतों, धर्मों का इतिहास, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। मींस यहां हम केवल राजा रानियों तक सीमित नहीं रहेंगे। मींस ये पूरी तरह से एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होगी जो हमें 6 की एनसीईआरटी में करने वाले हैं। अब सोचिए हम इसे कितनी लाइटली खत्म कर देते हैं और इंट्रोडक्टरी तो देखते ही नहीं। इतनी महत्वपूर्ण बातें ये बता रहा है, इससे आपके दिमाग में कुछ गुदगुदी सी हो रही है। अभी ज्यादा महसूस मत करें, पहले मुझ पर फोकस करें। ठीक है, तो ये रही इसकी इंपॉर्टेंस। अब यहां पर एक लास्ट पॉइंट जो मैं आपको सीधे बुक से पढ़कर सुनाना चाहता हूं, क्योंकि इसी से इसको मजा आएगा आपको। सुनिएगा ये क्या लिखता है कि अगर आप अभी ये मानते हैं कि इतिहास पढ़ने से कोई फायदा नहीं और अपने कंधे झटक के बोलना चाहते हैं कि देयर इज नो यूज स्टडीइंग हिस्ट्री, तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो। वो क्या मैं यह जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं? क्या मैं यह समझना चाहता हूं कि समाज कैसे चलता है? क्या मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं जिस दुनिया में हूं, क्या वो दुनिया कैसी है? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, ये दुनिया कैसी है, कैसे बनी, ये समाज कैसे बना, ये धर्म कैसे आया, ये अलग अलग जो सामाजिक वर्ग है इनका विकास कैसे हुआ, तो आपको पढ़ना पड़ेगा इतिहास। तो क्या आप इतिहास पढ़ने के लिए तैयार हैं दोस्तों मेरे साथ? आर यू रेडी? अगर तैयार हैं तो नीचे प्लीज सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, जिससे कि लगातार इस एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट सीरीज का आपको अपडेट मिलता रहे। आप हर लेक्चर के साथ और बेहतर तरीके से इतिहास को समझ पाएं और इसी क्रम में आगे अर्थव्यवस्था, राज व्यवस्था और दूसरे सब्जेक्ट को भी समझ पाएं।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।